नमस्कार। हम लोग दास गुप्ता का जो प्राथमिक गणित है उसका प्रश्नावली 2 का ए देख रहे हैं। प्रश्नावली 2 का ए। इसके पहले हमने पढ़ा था कि समीकरणों को कितनी विधियों से हल किया जाता है, और उसके पहले हमने पढ़ा था कि समीकरण के कितने हल होंगे, और हल होंगे तो वो आश्रित होंगे क्या होंगे कि उसकी माने स्थिति युग्म का नाम क्या होगा और हलों की संख्या क्या होगी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उस पे कुछ प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करते हैं कि 3x प्लस 2y सॉरी माइनस है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 आना चाहिए। और आपको दिया है क्या, x का मान यदि 1 है तो y का मान क्या होगा। आपको क्या करना है, समीकरण में मान को पुट करना है, y का मान निकालेगा। कैसे करेंगे सो देखिए, आपको एक देंगे, एक आपको मतलब बना देंगे, दूसरा आपको बनाने के लिए देंगे। देखते हैं 3x माइनस 2y बराबर 1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1 को जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब x का मान 1 रखने के लिए कह रहा है तो 3 गुना 1 घटाओ 2y बराबर माइनस 1। 3 गुना 1 कितना हुआ, 3 घटाओ 2y बराबर माइनस 1, माइनस 2y बराबर माइनस 1। इस 3 के आगे में क्या है, प्लस है। इसको भी हम इस दूसरी साइड ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, तो इस तरफ इसकी जात है अंक, ये अचर पद है और ये 3 भी अचर पद है, तो अचर पद को अचर पद के साथ लाएंगे। ये प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो क्या बचा आपके पास, माइनस 2y बराबर माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, तो y का मान कितना आया आपका, y का मान 2 आया। ये y का मान कितना आया आपका, y का मान 2 आया। ये पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी में जो आपको बनाना है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लिख देते हैं कि y बराबर, ये समीकरण सेम है, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। अब आपको y का मान दिया हुआ है 5, x का मान आपको निकालना है। तो आपको इसमें x का मान निकालना है, सेम वही काम आपको करना है, x का मान लाके यहाँ रख देना है, उसके बाद सॉल्व करके आपको y का मान निकाल लेना। ये आपका होमवर्क रहा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में सही या गलत कथनों को पहचाने। और आपको समीकरण दिया हुआ है, जैसे समीकरण 1 में है, नंबर 1 क्या कह रहा है, समीकरण 5x घटाओ 2y बराबर 7। इसमें x का मान 3 दिया है, y का मान 4 दिया है। समीकरण में मान रख के देखिए क्या वो 7 आता है, तो देखते हैं 5 गुना, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रखते हैं, रख दिए, घटाओ 2 गुना 4, तो 5 दिया 15, घटाओ 4 दूनी 8, तो 15 में 8 गया, कितना बचा 7। तो इधर भी आपका 7 आया और इधर भी आपका 7 आया, यानी RHS बराबर कितना है, RHS बराबर LHS हो जाता है। इसका मतलब ये सही है।
थोड़ा सा पेज नंबर 1 को देखेंगे। पेज नंबर 1 में हमने आपको x का मान रखने का दिया। x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, y के मान को रखेंगे। y के मान को y के मान को यहां पर रखेंगे। y के मान को रख के x के मान को निकाल लेंगे। चलिए आइए यहां देखते हैं। तो आपका समीकरण 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और दूसरा कह रहा है dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 का एक हल होता है। क्या यह सही है? नहीं। एक हल कब होगा? आपको इसके विषय में पहले बताए थे। एक हल कब होगा? जब a बटे d नॉट इक्वल टू b बाई ई। अगर ये होता है तब इसका एक हल होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रहा है क्या? क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। सीधा सीधी आपको 2 समीकरण दे दिया, कहता है इसका एक हल होगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, सही की गलत? गलत। इसको क्या लिखेंगे? गलत लिखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में अविरोधी समीकरण युग्म, समीकरण का नाम क्या दे दिया? अविरोधी दे दिया। और जैसे ही अविरोधी दिया अविरोधी युग्म दिया तो आपके दिमाग में पहले इसका सारा सूत्र आ जाना चाहिए। अविरोधी का सूत्र क्या होता है बताइए? अविरोधी कब होता है? उसके कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। अविरोधी के कितने हल होते हैं? एक अविरोधी के एक हल होते हैं। अविरोधी युग्म के एक हल होते हैं और एक हल होगा तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? a बाय डी नॉट इक्वल टू b बाय ई। इसी को क्या लिखते हैं? नहीं, इसको एक और a1 b1 से सूचित किया जाता है। ठीक है, a1 बटे b1 इज नॉट इक्वल टू, ये a1 b1 वाला कैसे है देख रहे हैं जरा सा। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अगर ये या तो इस तरह से आ जाए या तो इस तरह से आ जाए, दोनों में किसी तरह से आ जाएगा तो इसका कितना हल होगा? इसका एक हल होगा। तो यहाँ कहता है अविरोधी समीकरण युग्म, इसका नाम दिया है क्या? a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरा क्या दिया है? a2x प्लस b2y बराबर c2 का एक हल होता है। तो ये कब होगा? पहले c1 को इस तरफ लाएंगे, a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y माइनस c2 बराबर 0। इसमें से इन दोनों अविरोधी में इन दोनों को लेते हैं, इसको और इसको। और क्या सूत्र है? ऊपर में लिखा हुआ है a1 बाय a2 विल नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगले क्वेश्चन में ये चार के अतिरिक्त क्वेश्चन क्या है पढ़िए। 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा?
अगर दिया हुआ है अद्वितीय हल, इसका अर्थ क्या है बोलिए? एक हल दिया हुआ है। अद्वितीय हल आपको एक जगह और ऐसा मिलेगा, जबकि आपको सूत्र देते इसमें ऐसा हम पढ़ाए नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अद्वितीय हल कहेगा तो इसका अर्थ होता है एक हल। अगर एक हल है तो दूसरा इसका युग्म क्या होगा? अविरोधी होगा, अविरोधी युग्म होगा। और अविरोधी युग्म होगा तो इसका सूत्र क्या दिए थे? ए बाय बी, सॉरी ए बाय डी है, ए बाय डी नॉट इक्वल टू बी बाय ई। इसी को क्या लिखे थे? A1 बाय A2 विल नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4x प्लस पी वाई, 4x प्लस पी वाई इक्वल टू -8, 2x प्लस 2y इक्वल टू -2। समीकरण को सीधा कर लेते हैं। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका कह रहा अद्वितीय हल, इसका मतलब हो गया ये दोनों की बात, ये दोनों की बात आ गया तो 4/2 बराबर नहीं p बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। p बराबर क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई का अर्थ हुआ इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। तब गुना कर लीजिएगा तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 8/2, 2 चौके 8। यहाँ क्या है? बराबर नहीं, यानी p का मान, मैंने p का मान 4 को छोड़कर सभी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। अब 4 को छोड़कर क्यों भाई? तो देखिए कि क्या कर रहा है, p बराबर नहीं 4, p का मान 4 के बराबर नहीं हो सकता है, तो 4 को छोड़ दीजिए और शेष मान जो होगा सभी मान के लिए इसका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण युग्म 3x प्लस ए वाई, 3x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो ए बी का मान बताएं। मान रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो हल कब होगा इसका? इसका हल कब होगा? हल दिया हुआ मान रख दे सिर्फ। 3 गुना 1 जोड़ a गुना 2 बराबर 1, तो इसका कितना आ गया? 3 प्लस 2a बराबर 1। और इसमें आइए b गुना 1, इसमें गुना 1 से करेंगे b के साथ, तो कितना आ गया? b आ गया माइनस 2y कह रहा है, तो 2 दूनी 4, यानी इसमें कितना से गुना करेंगे? 2 से ना, y का मान 2 दूनी 4, तो -4 बराबर 3। तो इसमें से a का मान निकल जाएगा, इसमें से b का मान निकल जाएगा। अगर इसमें से a का मान निकालें तो क्या निकलेगा? 2a बराबर कितना हो जाएगा? इस समीकरण को यहाँ पे लिख रहे हैं, 2a बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 चला जाएगा उधर, यहाँ इसके आगे में प्लस है, 3 गया इधर तो किस में आएगा? माइनस में ना, तो 1 - 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा? -2/2, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? -1। अब इसमें आइए b बराबर 4 को इधर लेके चले जाते हैं,
ये -4 उधर गया तो प्लस। +4, 3 + 4 बराबर 7। यानी A का मान आपका कितना आया -1 और B का मान कितना आया 7 आया। आइए समीकरण 4, क्वेश्चन नंबर 4। x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे? x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे? तो x + y, x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। y का मान 6 - 1 बराबर 5। x का मान 2 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा? y बराबर 6 - 2 बराबर 4। यानी आप मान लेते जाइए, मान निकलते जाएगा। इसका तो अभी तो आप देख लिए, इसका 2 हल तो आपको मिल गया। इस तरह से आपको कई हल मिल सकते हैं। x का मान अगर 3 ले लेते हैं तो y का मान 6 - 3 बराबर 3 आ गया। अब x का मान 4 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। x का मान 5 ले लेंगे 1 आ जाएगा। x का मान 6 ले लेंगे 0 आ जाएगा। x का मान 7 ले लेंगे -1 आ जाएगा। इस तरह से हल बढ़ते चले जाएंगे, हल की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर हल की संख्या बढ़ती जाएगी तो इसको क्या कहते हैं? इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और इसी को कहते हैं अनगिनत हल ना, अनगिनत हल। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कहता है वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है उसे डैश समीकरण कहते हैं। अभी तुरंत आपको इसके पिछले पन्ना में, इसके पिछले पन्ना में देखिए, जिसका एक हल होगा उसको कौन सा युग्म कहेंगे? उसे अविरोधी युग्म कहेंगे। तो 5 का 1 का आंसर क्या हो गया? अविरोधी युग्म। 5 का 2 वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई हल ना हो, कोई हल नहीं। पहले इसका समीकरण बताइए क्या होगा? a/d बराबर b/e नॉट इक्वल टू c/f। इसका ये समीकरण है। अगर ये समीकरण है तो इसका एक भी हल नहीं होगा और एक भी हल नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको विरोधी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 8, 8 को इधर ले आइए। 2x + 3y -8 बराबर 0। दूसरा देखते हैं 4x + 6y बराबर 7, 4x + 6y बराबर 7। तो फिर इसको 7 को इधर लाएंगे। 4x + 6y -7 बराबर 0। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इसके कितने हल होंगे। अगर हल निकालना है तो पहले 2 को लेके चलते हैं। पहले हम इसको और इसको लेके चलते हैं। 2/4 बराबर का चिन्ह देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको लेते हैं, इसको और इसको लेते हैं। देखिए क्या आता है। अगर इसको लेते हैं तो ये आ गया आपका 3/6। तो 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 दूनी, दोनों बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तब तीसरे के पास हम जाएंगे। अब हमको क्या करना है? तीसरे के पास चलना है। देखते हैं तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है -8। ये है तीसरा, ये है तीसरा
-8/-7, माइनस माइनस कैंसिल, 8/7। क्या ये दोनों इसके बराबर है? बराबर नहीं है। देखिए यही वाला समीकरण, A/D नॉट इक्वल टू B/E नॉट इक्वल टू C/F। यही कंडीशन अप्लाई हो गया कि इस कंडीशन में कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या? कितने हल होंगे? तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, युगपत समीकरण x + 2y -8 = 0, 2x + 4y = 16। अच्छा 16 किस साइड कर दिया? अब इस साइड हम कर लेते हैं। 2x + 4y - 16 = 0। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कितने हल होंगे? फिर वही काम करते हैं, इसके आगे 1 है, 1/2 बराबर 2/4, 2/4 तो 2 × 2, 2 दूनी, ये दोनों तो बराबर हो गया ना। अब तीसरे को देखते हैं। तीसरा -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 × 8, 8 दूनी 16। तीनों बराबर है। क्या तीनों बराबर है? A/D = B/E = C/F। अगर तीनों बराबर है तो कितने हल होंगे? इसके अनगिनत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और समीकरण कैसा होगा? और युग्म कैसा होगा? युग्म आश्रित होगा। युग्म कैसा होगा? युग्म आश्रित होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 6 का 3, समीकरण निकाय 2x + 3y, 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। पूछ रहा है क्या? कितने हल होंगे? फिर वही बात, 2/6 बराबर 3/5 बराबर 7/11। पहले हमको 2 में देखना है, उसके बाद तीसरे में बढ़ना है। 2 में क्या देख रहे हैं? तो 2/6 कट गया तो कितना आया? 1/3। ये 1/3 है, ये 3/5 है। बराबर है क्या? ये बराबर नहीं है। A/D बराबर नहीं B/E। अगर ये बराबर नहीं है तो कितने हल होंगे इसके? एक हल होंगे, एक हल होंगे। और युग्म कैसा होगा? युग्म अविरोधी होगा। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए कि एक हल अविरोधी कहलाता है, कई हल आश्रित कहलाता है, और क्या कहते हैं, एक भी हल नहीं हो तो विरोधी कहलाता है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निश्चित पूछेगा एग्जाम में। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, आप क्वेश्चन देखिए बुक में, A1x + B1y = C1 + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, जहां A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, B1/B2 है। तो यही वाली बात है ना। देखिए बीच में पहला दूसरा में बराबर नहीं है, ये भी पहला दूसरा में बराबर नहीं है, तो क्या होगा इसका? एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। अगर एक हल होगा तो युग्म को क्या कहेंगे? युग्म को अविरोधी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अविरोधी ढूंढना है या विरोधी ढूंढना है या आश्रित ढूंढना है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए। क्या आपको विरोधी ढूंढने के लिए क्या करना होगा? ये वाला विरोधी है, नहीं ये भी विरोधी नहीं है। विरोधी कौन वाला होता है? A/D
इक्वल टू बी बाय ई नॉट इक्वल टू सी बाय सी बाय, इसको हम विरोधी कहते हैं। और विरोधी है तो इसके कितने हल होंगे? इक्वल कोई एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। आपको ये तीनों एक साथ दिया है, एक हल, एक भी हल नहीं, और यहाँ देखिए अनंत हल। यही तीनों सूत्र लगेगा, आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो जाएगा। तो आपका होमवर्क एक क्वेश्चन पीछे छोड़े थे, एक क्वेश्चन ये छोड़े हैं, ये आपका होमवर्क है। इसको आप फुल एंड फाइनल अपने कॉपी में बना लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बगल में जो लाल बटन है, जो सिंबल है सब्सक्राइब का, उसको जरूर दबाएं। धन्यवाद।